नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर जो हम लोग करने वाले हैं वो क्लास 10 का जो हिंदी है आप लोग का, उसका चैप्टर नंबर 12 मेरे बिना तुम प्रभु गोधली का जो ये भाग 2 है, जिसके अंदर का काव्य खंड है, उसका चैप्टर नंबर 12 है। उसका ऑब्जेक्टिव आज के इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं। काफी बेहतरीन और काफी शानदार ऑब्जेक्टिव जो है आज के इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश हो या फिर लाइव क्लास आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वीडियो में ज्यादा बातें नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है आज के इस सेशन के अंदर कौन सा आता है। तो देखिए, इस सेशन के अंदर जो भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा है कि नहीं, जो भी प्रश्न आप लोगों को आज के इस सेशन के अंदर देखने को मिलेगा, ये जो है वो डायरेक्टली आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है और 100% जो है इसकी जो है आप लोगों को मतलब भरोसा दिलाया जा सकता है। मैं भरोसा के साथ कह सकता हूं कि इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आज के इस सेशन के अंदर से ही पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इत्मीनान से वीडियो को लास्ट तक देखना है। पहला प्रश्न जो है हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और पहला प्रश्न जो देख लीजिए, पहला प्रश्न जो है आप लोग देख लीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दूर, ये कुछ अजीब नहीं हो गया जी? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? जीवनानंद दास की, अनामिका की, सुमित्रा नंदन पंत की, या फिर रेनर मारिया रिल्के की? बताइए, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। ये इस सेशन के अंदर जो है, इस सेशन के अंदर जो है वो टोटल कितने प्रश्न है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का कितना है, वो 35 क्वेश्चन है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, पर फिर भी मैंने इसके अंदर से जितना संभव हो सका है प्रश्न को हमने क्या करा है, उठाने की कोशिश करी है। और कुल मिलाकर के जो है वो 35 प्रश्न जो है आज के इस सेशन के अंदर हम लोगों ने उठा रखा है। तो आप लोगों को क्या करना है, इत्मीनान से इसका जवाब देना है। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और देखिए, आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना तो इसके अंदर पंक्ति क्या है, दूर दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम प्रभु क्या करोगे। तो ये लाइन है आप लोगों का इस कविता के अंदर। तो ये किन की लिखी हुई है कविता है, रेनर मारिया की लिखी हुई है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? अंग्रेजी से है, जर्मन से है, रूसी से है, या फिर फ्रांसीसी से है? आपको बताना है कि ये जो कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, ये किस भाषा से अनुवादित की गई है, मतलब पहले किस भाषा में थी और इसको अनुवाद करके हिंदी भाषा में किसने, मतलब किस भाषा से इसको अनुवाद करके हिंदी में लाया गया है, वो आपको बताना। अंग्रेजी से नहीं, रूसी से नहीं, फ्रांसीसी से नहीं, जर्मन से किया गया है। किससे किया गया है? जर्मन से किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? जीवनानंद दास की है, रविंद्रनाथ ठाकुर की है, रेनर मारिया रिल्के की है, वीरेंद्र डंगवाल की है। तो सबको पता है कि मेरे बिना तुम प्रभु, ये जो कवि हैं इनके कौन कवि हैं, इनके कवि जो हैं, इनके कवि बिल्कुल यहाँ पे रेनर मारिया रिल्के है। कौन है भाई साहब? रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? इंग्लैंड के हैं, जर्मनी के हैं, चीन के हैं, कि जापान के हैं? 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर बताइए। कहाँ के हैं भाई साहब? इंग्लैंड के हैं? नहीं है। चीन के हैं? नहीं है। जापान के हैं? नहीं है। जर्मनी के हैं, तभी तो जर्मन भाषा में इन्होंने लिखा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का जो है, हिंदी का, किसका? हिंदी का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। क्लास 10 के हिंदी का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? यहाँ रेबर हो गया है, यहाँ पे रेनर बना लीजिए, इसको काट करके हम लिख देते हैं रेनर। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था भाई? 1899 में, 1875 में, 1961 में, या 1947 में? कब हुआ था रेनर मारिया रिल्के का जन्म जो है तो कब हुआ था भाई साहब? देखिए बिल्कुल यहाँ पे रेनर मारिया रिल्के का जन्म जो है वो कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में, प्राग ऑस्ट्रिया के अंदर, जो कि अब जर्मनी में है। उस टाइम जब इनका हुआ था तब वो ऑस्ट्रिया के अंदर था, है कि नहीं? लेकिन अब कहाँ है? जर्मन में है, मतलब जर्मनी में है।
है कि नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1875 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल आपके सामने है। 5 नंबर सवाल ये था, 6 नंबर सवाल ये है। इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए, हमको हिचकी जैसा आ रहा है, तब तक हम पानी पीते हैं। इस सवाल को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी पराग में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, या फिर जर्मनी डेसाऊ में? तो अभी आपको जैसा कि मैंने बताया कि जर्मनी के किस, कहाँ पे, पराग में हुआ था। पराग कोई जगह होगा जिसका नाम है ये। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, रिल्के के पिता का नाम क्या था? विलियम मुलर था, गंगा दत्त पंत था, परमानंद वाजपेयी था, जोसेफ रिल्के था। तो देखिए ये सब जो था वो विलियम मुलर जो था ये तो बिल्कुल नहीं था। ये गंगा दत्त पंत इनका भी नहीं था, परमानंद वाजपेयी इनका भी नहीं था। ये था ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, जोसेफ रिल्के। बिल्कुल जोसेफ रिल्के जो है वो इनका नाम है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम इनको बताना है। इनके माता का नाम बताइए। क्या रत्नावती था? नहीं था। निर्मला था? नहीं था। तृप्ता था? नहीं था। सोफिया इनके माता जी का नाम था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, रेनर मारिया रिल्के, यहाँ पे मिलके हो गया, इसको रिल्के टाइपिंग हो जाता है ना, रिल्के है ना, यहाँ पे रिल्के है, जाके बढ़िया से लिख देते हैं। क्या है भाई साहब, यहाँ पे रिल्के आप लोग समझिएगा, रिल्के, रिल्के है कि नहीं? तो रेनर मारिया रिल्के ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? इलाहाबाद से? बिल्कुल नहीं। लिपजिंग से? बिल्कुल नहीं। आगरा से? बिल्कुल नहीं। पराग म्यूनिक से किया था। पराग और म्यूनिक से किया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, द नोटबुक ऑफ माल्ट लॉरिट्स ब्रिज किसका उपन्यास है? भाई सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है, भीमराव अंबेडकर का नहीं है, नलिन विलोचन शर्मा जी का बिल्कुल नहीं, रेनर मारिया रिल्के का है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली आपको बताना है कैसा, गद्यात्मक है, रचनात्मक है, पदात्मक है, या फिर गीतात्मक है? बताइए इनका जो है काव्य शैली किस प्रकार का है। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इनका जो काव्य शैली है वो किस प्रकार का है? इनके काव्य शैली के बारे में बताइए, किस तरह की इनकी काव्य शैली है? बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गद्यात्मक होगा? नहीं होगा। रचनात्मक होगा? ये भी नहीं होगा। पदात्मक होगा? नहीं, गीतात्मक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देख लिए, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया? दिनकर के द्वारा? नहीं। निराला के द्वारा? नहीं। पराग शुक्ल के द्वारा? बिल्कुल नहीं। धर्मवीर भारती जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कभी क्या सूखने की बात कहता है? कभी क्या सूखने की बात कहता है? पानी? नहीं। नदी? बिल्कुल नहीं। कपड़ा? नहीं, ये भी नहीं। क्या सूखने की बात करता है? मदिरा। मदिरा मतलब क्या होता है? मदिरा मतलब क्या होता है बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। मदिरा मतलब क्या होता है? शराब को बोलते हैं मदिरा, है ना, शराब को बोलते हैं मदिरा। चाहे ताड़ी जो होता है ना, ताड़ी, उसको कोई ऐसा नशीला पेय पदार्थ जिसको मदिरा कहा जा सकता है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? भगवान, भक्त, मानव की दानव? तो देखिए, अपना अर्थ खो बैठेगा, कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? तो कविता के दृष्टिकोण से किसके बिना? भक्त के बिना। इसके बिना, भक्त के बिना कौन अपना अस्तित्व खो बैठेगा? कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? दानव नहीं, मानव नहीं, भक्त नहीं, भगवान के लिए कह रहा है कवि। कवि जो है वो बता रहा है, वो अपने आप को भक्त मान करके ये बता रहा है कि मेरे बिना भगवान का जो है वो अर्थ जो है, मतलब प्रभु जो है वो आपका अर्थ ही खत्म हो जाएगा, आप अर्थहीन हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे? गृहहीन मतलब क्या समझते हैं?
मतलब जिसके पास गृह नहीं हो, जिसके पास घर नहीं हो, है ना, घर विहीन हो जाए, है कि नहीं, घर विहीन हो जाए, उसको कह सकते हैं। यानी कि जिसके पास घर नहीं हो, जिसके पास घर नहीं हो वो क्या है, गृह विहीन है। तो किसके बिना, पूजा के बिना, मंत्रोच्चारण के बिना, दास के बिना कि अवतार के बिना, तो ना अवतार के बिना, ना मंत्रोच्चारण के बिना, ना पूजा के बिना, दास के बिना जो है, दास के बिना जो है प्रभु क्या हो जाएंगे, गृह विहीन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है, खड़ाऊ को, गलत बात, पद चिन्ह को, बिल्कुल गलत बात, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत, दास को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड का क्लास 10 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जो कि बीबीआई ऑब्जेक्टिव है। और इस चैप्टर से जो है जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आज के इस सेशन के अंदर से ही पूछे जाएंगे। आज के सेशन के अंदर से ही जो भी प्रश्न होगा वो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, लहूलुहान कौन भटकेंगे, भक्त भटकेगा, भगवान भटकेंगे, दानव भटकेंगे कि भगवान के पैर भटकेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक है कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन मैं तुम्हारा पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। मतलब कवि क्या कहना चाहता है कि जो प्रभु हैं, जो भगवान हैं, उनकी पादुका कौन है, भक्त है उनकी पादुका, यानी कि दास जो है उनकी पादुका है। अगर वो दास ही ना रहेगा तो जो प्रभु हैं उनके पैरों में क्या पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, जिसके वजह से वो लहूलुहान भटकेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, किसका शानदार लबादा गिर जाएगा, किसका शानदार लबादा गिर जाएगा, प्रभु का, राजा का, देवता का कि भक्त का। आपको बताना है कि किसका शानदार लबादा गिर जाएगा, राजा का गिर जाएगा, गलत बात, देवता का गिर जाएगा, गलत बात, भक्त का गिरेगा, नहीं, प्रभु का गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। किसी को किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, बिना किसी संदेह के उनके समस्या का निवारण किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, कपोल का अर्थ आपको बताना है। कपोल क्या होता है, कपोल का मतलब, कपोल का अर्थ आप लोगों को बताना है। तो कपोल का अर्थ जो होता है ना वो होता है गाल, है ना, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, चिक, है कि नहीं, गाल। अरे हम लोग का ये जो होता है ना गाल, जिसपे दाढ़ी उगता है, पुरुषों को जिसपे दाढ़ी उगता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। सिर नहीं, ललाट नहीं, चेहरा नहीं। देखिए कपोल जो है ना वो लिखा गाल है, आप लोग के बुक का जो शब्दार्थ दिया है ना उसमें कपोल का मतलब गाल दिया है। और कपाल जो होता है ना, कपाल वो ललाट को बोलते हैं, मतलब माथा जो होता है ना जिसपे हम लोग चंदन लगाते हैं उसको ललाट, उसको कपाल, ये क्या बोलते हैं, कपाल बोलते हैं उसको, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निर्वासित का अर्थ क्या है, प्रवास गलत, आवास गलत, घर बिल्कुल, बेघर जो है ना वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने, रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था ये बताना है। 4 नवंबर 73 को नहीं हुआ था, 4 जनवरी 74 को बिल्कुल नहीं, 4 फरवरी 76 को नहीं, 4 दिसंबर 1975। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है, श्रृंगार की है, वीर की है, भक्ति की है, अद्भुत की है। तो ना अद्भुत की है, ना वीर की है, ना श्रृंगार की है, भक्ति की है कि नहीं, भक्ति की ही तो भावना इसके अंदर, इस कविता के अंदर कवि ने अपनी व्यक्त की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी, कवि के गाल पर, कवि के ओठ पर, कवि के नैनों पर, कवि के कपोलों पर। अच्छा ये भाल लिखा है, गाल नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, कवि के ओठों पर ये भी नहीं, कवि के नैनों पर ये भी नहीं, कवि के गाल पर, ऑप्शन मतलब कवि के कपोलों पर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है, फल के नहीं, दूध के नहीं, मिठाई के नहीं, मदिरा की, मंदिरा, मदिरा होता है मंदिरा लिखा है,
मदिरा, किसका? मदिरा, है कि नहीं? बिल्कुल मदिरा के स्वाद विहीन होने का, स्वादहीन होने की बात करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भक्त रिलके, भक्त रिलके यानी कि जो रिलके हैं वो खुद को भक्त बताते हैं, ईश्वर से क्या कहता है? प्रश्न करता है, सजदा करता है, प्रार्थना करता है, इनमें से सब करता है। तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो पूरे आपके पंक्तियों के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि कवि जो है प्रभु से क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, रिलके की कहानी संग्रह है। रिलके की कहानी संग्रह क्या है? रिलके की कहानी संग्रह लाइफ एंड सॉन्ग्स है, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी है, लॉरेंस ऑफ सेक्रीफाइस है, या फिर एडवेंट है? एडवेंट है। कौन सा है भाई साहब? 26 का आप लोगों को बताना है। 26 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। टेल्स ऑफ, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, ये क्या है? इनकी कहानी संग्रह का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, रिलके की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है, किस तरह का है? भावनात्मक, रहस्यपाद है, भक्ति भावनात्मक है, हास्यास्पद है, इनमें से सभी है। तो भावनात्मक रहस्यपाद है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? जलपात्र मानता है, सेवक मानता है, भक्त मानता है, अनुयायी मानता है? वैसे है तो भक्त ही, लेकिन दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भक्त जो है, भक्त तो है ही, भक्त जो है वो अपने आप को प्रभु का क्या मानता है? जलपात्र मानता है। क्या मानता है? जलपात्र। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, रिलके का काव्य संग्रह है, रिलके का काव्य संग्रह लॉरेंस, लॉरेंस सैक्रिफाइस, लाइफ एंड सॉन्ग्स, एडवेंट, इनमें से सभी। तो ये सब जो है उनका जो है, सब जो है उनका क्या है? काव्य संग्रह है। ये सब जो है बिल्कुल ए से लेकर के सी तक जो सभी है, इनका क्या है? काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह क्या है? काव्य संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, लबादा का शाब्दिक अर्थ है, लबादा का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। क्या है लबादा का शाब्दिक अर्थ? सही बताइए, कबादा का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई साहब? अरे होगा लिखा है ना, चोगा होता है, चोगा, है कि नहीं? चोगा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कवि ने अपने आप को क्या कहा है? जलपात्र का है, जलधारा का है, जलमात्र का है, जलीय जीव का है? तो ना जलधारा, ना जलमात्र, ना जलीय जीव, वो अपने आप को जलपात्र, जलपात्र क्या कहा है? जलपात्र कहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने है, कवि रिलके के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? ईश्वर का, पर्वत का, प्रकृति का, कि हवा का? हवा का भी रहेगा, प्रकृति का भी रहेगा, पर्वत का भी रहेगा। कवि के दृष्टिकोण से ईश्वर का अस्तित्व भक्त के बिना नहीं रहेगा, मनुष्य के बिना नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ईश्वर, क्या है भाई साहब? ईश्वर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कवि रिलके के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? ईश्वर ने नहीं, सृष्टि ने नहीं, मनुष्य ने किया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, रिलके ने कहाँ के साहित्य को संवेदात्मक भाषा से प्रभावित किया? रिलके ने कहाँ के साहित्य को संवेदात्मक भाषा से प्रभावित किया? यूरोप को, एशिया को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को? यूरोप को किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल और इस सेशन का आखिरी प्रश्न जो है वो आपके सामने है। कौन सा प्रश्न है भाई साहब? आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, कब इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनका निधन कब हुआ था? अप्रैल 1987 को, अप्रैल, दिसंबर 1926 को, दिसंबर 1977 को, या फिर जनवरी 1948 को? तो कब हुआ था इनका निधन? तो इनका निधन जो हुआ था वो 29 दिसंबर, लिख लीजिएगा 29 दिसंबर
29 दिसंबर 1926 को हुआ था। तो दिसंबर 1926 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। और इसी प्रश्न के साथ जो है वो आज की क्लास को हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। आज की क्लास की क्या होती है? समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग पहली बार आए हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल को क्या करना है भाई साहब? सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को, और वीडियो को लाइक अभी से कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरह का कोई भी समस्या हो, कोई दुख, कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। उस समस्या का निवारण करने की हम पूरी क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान हम वहीं पे करवा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका तो बता ही दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए सब किसी को शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।